नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start. Section 33, when performance depends upon known happening of an event. 32 में था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और 33 में है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ध्यान है, ये नॉन हैपनिंग वाली बात करता है 33, और हैपनिंग वाली बात थी। हैपनिंग की बात कहां थी? वो कहां थी? 32 में। तो 32 हैपनिंग, 33 नॉट हैपनिंग। समझे साहब? अब इसका समझ लीजिए क्या है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सीसी टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये तो राम कहानी हर जगह सेम ही है। डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन, ये कोलेटरल इवेंट के बारे में बात की गई है। ये है हमारा सीई, कोलेटरल इवेंट। इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट does not happen can be enforced. So it means section 33 is dealing with what? When CC can be enforced. When CC can be enforced in such case, and it says what? When, ये लिखे यहाँ पर, when the happening of the event becomes impossible. एंड नोट बिफोर। क्या था हमारा? क्या था? नोट हैपनिंग। एक बात ये नोट करना और दूसरी बात नोट ये कर लेना। बहुत दिक्कत तो आएगी नोट करने में आपको, लेकिन कर लीजिए। नो टाइम स्पेसिफाइड, नो टाइम स्पेसिफाइड क्या मतलब उसका? देखिए भाई, जैसे फॉर इलस्ट्रेशन ये देख लीजिए। A agrees to pay B a sum of money if certain ship, एक कोई जहाज does not return। ये है तो ये नॉट हैपनिंग हुआ नहीं हुआ? does not return। इस इलस्ट्रेशन पर आप अपनी नजरें इनायत कीजिए तो आप पाएंगे कि जो मैं एक ए बी को पेमेंट कब करेगा? ई बी को पेमेंट तब करेगा जब वो जहाज वापस नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई टाइम फिक्स तो है नहीं इसमें। अब ए है अरशान, ए फॉर अरशान। ए ने कहा था कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। ये है बी है अरुण, ऐसे मान लीजिए, है ना। बी फॉर बंदना मान लीजिए, ज्यादा समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, या कुछ ही मान लीजिए। अब ए ने बी से कहा कि भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर वो शिप नहीं आया। ठीक है, सब बहुत खुश है। अब 1 साल तक शिप नहीं आया। बी पहुंचा ए के पास कि भाई साहब 1 लाख रुपए दे दो। ठीक है भाई, अगर शिप नहीं आएगा तभी तो दूंगा। कि भाई साहब 1 साल तो हो गया, आना होता तो आया था। कि भाई साहब क्या गारंटी अगले साल आ जाए? कोई टाइम फिक्स नहीं था इसमें। तो मैं तो पैसे तभी दूंगा जब ये फुल गारंटी हो जाए कि अब शिप कभी नहीं आएगा। अगर ये संभावना बनी है क्या है 10 साल बाद में ही आए वो, अगर वो आ गया टूटा फूटा तैरता हुआ यहां तक आ गया तभी दूंगा मैं। तब तो दूंगा नहीं आपको मैं, नहीं आएगा तभी दूंगा। तो ये जो ऐसा इवेंट है, ऐसा जो सीसी है, वो तभी एनफोर्स किया जा सकता है कि जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, जिसके ना घटने की हम बात कर रहे हैं कि शिप कभी लौटे ना। अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो बी क्या प्रेयर करेगा कि भाई वो शिप वापस नहीं आ जाए। तो अंत में कहां माना जाएगा कि वापस कभी नहीं आएगा? जब वो डूब जाए। अब कि हां अब पक्का काम हो गया, अब ये उसके रिटर्न इम्पॉसिबल हो गई। रिटर्न ऑफ शिप बिकम्स इम्पॉसिबल, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड नाउ। आप बात समझ रहे हैं? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। जब वो शिप डूब जाएगा तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं। यहां पर एक बात, वही बात ध्यान रखना, यहां पर कभी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है इसमें। अगर इसमें यह हो गया होता कि 2 साल तक शिप वापस नहीं आता तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो फिर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 33 से को छोड़ करके कहां जाना पड़ेगा? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में।
कौन से प्लेटफॉर्म पे जाओगे? प्लेटफॉर्म नंबर 35 पैरा सेकेंड। समझ रहे हैं बात? बड़े समझदार स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। 35 का पैरा सेकेंड क्या कहता है? कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग, और किसमें? विद इन फिक्स टाइम। सो 33 का टैग इसके साथ है और 32 का टैग इसके साथ था। बोलो कल्याण अवस्थी नहीं? और समझ में आ रही बात है? अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर क्या दे रहे हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एनफोर्स्ड विच आर कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। चलिए पढ़ते हैं क्या है, देखिए। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, बार बार भैया। इफ ए स्पेसिफाइड SUE does not happen within a fixed time may be enforced, इसको enforce कर सकते हैं, enforce किया जा सकता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई घटना ना करे, does not happen, ship does not return, when the time fixed has expired and such event has not happened। 2 साल बीत गए है ना, और 2 years gone और शिव वापस नहीं आया। समझे? अगर ये पहली बात है। हमारा जो शिप वाला था, शिप वाला क्या था कि इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ईयर हो जाए, कि अगर ये हो कि 1 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएंगे, एक सम ऑफ मनी दिया जाएगा इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ईयर। अगर वो मतलब 1 साल के अंदर वापस आए या नहीं आए, दोनों मतलब अपोजिट ही हैं एक दूसरे के, तो इस केस में सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि अगर 2 साल निकल गए, 2 साल तो निकल गए है ना, और वो इवेंट नहीं आया, शिप नहीं आया, डज नॉट, इवेंट हैज नॉट हैपेंड, इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड। बस एकदम से 35 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, बेसिकली 35 का फर्स्ट उसका मिरर इमेज है, ध्यान रखना। बस ये दोनों को एक बार मैंने कोशिश की है आपको 35 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, इनको 32, 33 और 35 फर्स्ट पैरा और सेकेंड पैरा को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों सेक्शन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो घटना 2 साल के अंदर घटती है नहीं घटती है, तब उस पर डिपेंडेंट होकर के आपके चीज को एनफोर्स करेंगे या एनफोर्स नहीं करेंगे। तो इसकी मेरी ट्रिक आपको ये है कि इसकी लैंग्वेज में ना पढ़ करके, क्योंकि आप लोग भूल जाए, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वही लाइन है, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन, डज हैपन, इसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसका सीधा तरीका यह है, आप इसको फ्लो चार्ट बना करके इनिशियल्स में इसके लॉ को समझ लें, क्योंकि आपसे जो सेक्शन पूछेगा वो पूछेगा केवल 31। अगर नंबर पर क्वेश्चन आता है कि विच सेक्शन डिफाइंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट 31। देयर आफ्टर ही विल आस्क ए क्वेश्चन ओनली ऑन द कंटेंट्स, ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 32, 33, 35, इनकी जो मिक्स अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको इस मिक्स अंडरस्टैंडिंग पर मेंस में क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है। उसको केवल इनिशियल्स में नोट्स बना करके फ्लो चार्ट बना के अपने अंडरस्टैंडिंग दिमाग में जैसे फिट होता हो, इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज रटने की कोशिश ना करें। तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ना ही चाहिए मुझे एक्चुअली। अब इफ इट इज ए क्रैश कोर्स 34, अब इस पर आ जाइए आप। दिस इज 34। When event on which contract is contingent deemed to be impossible if it is the future conduct of a living person। ये एक खास प्रकार का स्पेसिफाइड कैटेगरी है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी है सीसी की। क्या है? दिस इज इवेंट लिंक्ड विद ह्यूमन कंडक्ट।
सेक्शन 34 जो जो सी है, इसमें यह ध्यान रखना, इन सेक्शन 34 दी जो सीई है, कोलेटरल इवेंट है या जो अनसर्टेन इवेंट है, वो डिपेंडेंट है ह्यूमन कंडक्ट पर, कैसे एक इंसान बिहेव करेगा। तो 34 को आप अलग पढ़ोगे, आप पूरे इस चैप्टर को 31 ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, इसको आपको ऐसे पढ़ना चाहिए 31, 32, 33, 35, ये बैच हुआ इसको पढ़ने के लिए। और फिर पढ़ेंगे 34 अलग और 36 अलग, इनकी घर में नैया अलग अलग है, 31, 34, 36, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से पढ़ेंगे तो 31 से 36 का जो पैक है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मेक यू अंडरस्टैंड दिस। पढ़िएगा, व्हेन event on which contract is contingent, contract is dependent, when event on which contract is contingent to be deemed impossible। अब हमने अगर जो बात की इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल है ना, तो यहां पर इम्पॉसिबल कब माना जाएगा, इम्पॉसिबल हो या ना हो, तो वर्डिंग पे जाना आप। इसमें हेडिंग में क्या वर्ड यूज किया है, डीम्ड इम्पॉसिबल। कब उसको, इस इवेंट को इम्पॉसिबल कब डीम माना जाएगा, वेदर इट इज इम्पॉसिबल और नॉट, इट शुड बी डीम्ड इम्पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल मान लिया जाए। कब, व्हेन। इस क्वेश्चन का आंसर करता है सेक्शन 34। क्या कहता है साहब, पढ़िए। इफ द फ्यूचर इवेंट, भविष्य की जो घटना है, ऑन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंडक्ट, इज द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन स्पेसिफाइड टाइम, कि किस प्रकार से, इज द वे ऑफ कंडक्ट है ना, वे द पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, समझे। if the future event on which a contract is contingent is the way on which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to be impossible, event को impossible माना जाना चाहिए when such person, जब वह व्यक्ति does anything, कुछ भी ऐसा कार्य करता है, which renders it impossible that he should so act within a definite time or otherwise than under further contingencies। अब इन शब्दों में आप फिर घूम गए होंगे डेफिनेटली। अब इसको मैं ना इलस्ट्रेशन समझाता हूं आपको, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इलस्ट्रेशन से जल्दी होगी। उसको पढ़ते हैं पहले, देखिए यहां पर देखिए आप, A agrees to pay B a sum of money, यही है ये। A agrees to pay B a sum of money, एक व्यक्ति, साहब ये हो गए A और ये B को कुछ पेमेंट करेंगे। कौन सा C है, ये है हमारा CE, कोलेटरल इवेंट। इफ B मैरीज C, जब B C से विवाह कर लेगा, ठीक है। किससे शादी करनी है, अरशान जब नूर जहां से शादी करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये रहे हमारे अरशान भाई साहब बी, और ये रहे अरशान के पापा जी। ए ने कहा कि बेटा तू पढ़ाई तो कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू नूर जहां से शादी कर लेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। अरशान बहुत खुश, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, नूर जहां मैरीज डी, सी मैरीज डी। नाउ यहां पर आप ये देखो कि जो कंडक्ट ऑफ सी है ना, यहां पर एक मतलब अनस्पेसिफाइड टाइम पे ये कंडक्ट वाली बात आ गई कि हाउ दिस कंडीशन इज डिपेंडेंट, दिस इवेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन कंडक्ट, कि लोग शादी करेंगे या नहीं करेंगे,
किस तरह बिहेव करेंगे उस पर डिपेंडेंट हो गया है। समझने बात ये। अब सी मैरिज डी, नूरजहां ने किसी और से शादी कर ली, तो अब यहां पर क्या बात है, देखिए अब बी को पैसे कब मिलते हैं, ए से, है ना। अब बी नहीं गए, यानी कि अरशान भाई साहब आए किसके पास, अरुण के पास, कि भाई बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ कि अब्बा जान 1 करोड़ रुपए दे दे अगर मैं नूरजहां से शादी करता। अब नूरजहां तो कहीं और निकल ली, तो अब तो ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कोलेटरल इवेंट था, ये इम्पॉसिबल हो गया, है नहीं। तो उसने क्या क्या बात कर रहा है यार अरुण। अरुण ने कहा भाई तू घबरा मत, ये भी हो सकता है जो गया फिर वापस आ जाए। भाई उसने शादी करी है ना, तो हो सकता है तलाक देकर के फिर तू वापस आ जाए और तू फिर शादी कर ले, फिर अब्बू जी से ले लेना। तो उसी घटना को समझने के लिए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो है कि भाई शादी करी दूसरे व्यक्ति से, उसको तलाक देकर वापस आ जाओ, छू करके आ ही सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो हम ये कैसे मान लें कि बी से सी की शादी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने शादी कर ली। इसीलिए इस केस में, इसमें जो ये सेक्शन 34 है, इसमें इनकी जो हेडिंग है उसी में शब्द क्या है, डीम्ड इम्पॉसिबल, कि ऐसे उसमें द मैरिज ऑफ द बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। इसको ऐसे इवेंट में इसको अब इम्पॉसिबल ही माना जाना चाहिए। इट शैल बी डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है नहीं है, ये असंभव है नहीं, बट ऐसी स्थितियों में इट शैल बी डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल। तो डीम्ड टू का जो मतलब हुआ, मुझे लगता है अब आपको समझ में आएगा। Although it is possible that D may die and C may afterwards marry B। समझे। तो ये है आपका 34, इसमें यही बात है कि डीम्ड इम्पॉसिबल को समझाने की कोशिश की है इसको। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ऐसे कहते हैं हम लोग, 36 क्लोज टू माई हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, इस इलस्ट्रेशन को आप क्वेश्चन बना लीजिए आपका प्रीलिम्स का, और फिर इसका जलवा देखिए आप। ए एग्रीज टू पे ₹1000 इफ 2 straight lines should enclose a space। if 2 straight lines should enclose a space, और ये लाइन नहीं लिखी हो, है ना, और ऑप्शन ये हो, द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये भी लिखा है। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 36, बी अंडर सेक्शन 56, डी। अब यहां पर गड़बड़ हो गई है, सेक्शन 36 में इंपॉसिबल होगा या 56 में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने फेस किया और यूपीएससी में टाइम बाउंड बहुत चलना पड़ता है, और मुझे कम से कम जहां मैं एक क्वेश्चन को विद इन 45 सेकंड या 50 सेकंड में निपटाते देता, इसको मुझे 5 मिनट लग गए समझने में, रिकलेक्ट करने में, क्योंकि 56 डील्स विद द इम्पॉसिबिलिटी। स्ट्रेट लाइंस शुड एनक्लोज ए स्पेस, इस लाइन को आप देखिए, जब दो सीधी लाइनें एक स्पेस को एनक्लोज करें, दो सीधी लाइनें तो एनक्लोज कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल है ना। ये कभी इंक्लोज मिलेंगे ही नहीं स्ट्रेट लाइन से, तो इनक्लोज स्पेस, या ऐसे भी करें तब भी इनक्लोज नहीं कर सकती, वो तो सर्कल ही इनक्लोज कर सकता है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट के लिए था, इम्पॉसिबिलिटी डील करने के लिए, और इम्पॉसिबिलिटी को डील करता है 56 भी। लेकिन एक शब्द से मैंने क्वेश्चन को सही करा, और वो शब्द था इफ। इफ डील्स विद इफ लगाता ही मेरा ध्यान गया, ओह ये तो इम्पॉसिबल कंटिजेंसी पे चला गया है, तो इट मस्ट बी वॉइड अंडर सेक्शन 36। तो डोंट फॉरगेट दिस डिस्कशन, मैं आपको समझाता हूं अभी क्या है ये। देखिए, एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स आर वॉइड अंडर सेक्शन 36। पढ़ लीजिए। Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void। बस, यदि कोई असंभव, आपने काम ही ऐसा कर दिया कि
जैसे मान लीजिए जो जया मैडम है, इनके पिताजी इनसे कहते हैं बेटा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मर्सिडीज लेके दूंगा अगर तुम जुडिशरी टॉप कर जाओ। तो ये क्या हुआ बताइए ना मुझे, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ये 36 में वॉइड हुआ या ये 56 में वॉइड हुआ? जल्दी बताइए क्या इवेंट, कोलेटरल इवेंट क्या हुआ? जुडिशरी एग्जाम को टॉप करना। तो ये पॉसिबल है इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, तो ये क्या हुआ? कंटिंजेंट हुआ। सही है। अब इनसे ये कहा जाए, है ना, कि तुम जो है 1 घंटे के अंदर पैदल चल करके दिल्ली से मुंबई अगर पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दूंगा। अब रकम कितनी बढ़ा लीजिए आप, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर है इफ लग गया तो एक कंटिंजेंट हो गया, और क्योंकि इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबिलिटी भी जुड़ गई इसमें। तो दिस सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड अंडर सेक्शन 36। सो टू कंटिंजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटिंजेंट है तो फिर ये जो एग्रीमेंट है ये क्या होगा? वॉइड होगा अंडर सेक्शन 36। ये रहिए, अब मेरे ख्याल से भूलेंगे तो नहीं इस बात को। तो कर लीजिएगा इसको अपने आप। अब 36 इज ओवर फ्रॉम माय साइड, सो दिस इज सेक्शन 36। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का 31 से लेकर के 36 तक का पूरा पैक हो गया इसमें। आई होप कर लेंगे आप लोग इसको। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।